हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम अपने लेसन नंबर 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चों आपको याद हो तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको रिप्रोडक्शन का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, जहां पर हमने लाइफ स्पैन की बात की थी। हमने ये पढ़ा था कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटर क्यों माना गया है एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस, जिनके बारे में आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अब हमने बहुत ज्यादा उन टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल में नहीं जाना। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ये है कि जो भी एनसीईआरटी में आपको टाइप्स दिख रहे हैं, आपको उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि उनका एग्जाम्पल क्या है, मतलब वो कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों नाम आता है बाइंडरी फ्यूजन का। बाइंडरी फ्यूजन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आप हिंदी में पढ़े हुए हो तो आपने द्विखंडन जरूर पढ़ा होगा। तो उसे हम इंग्लिश में बाइंडरी फ्यूजन बोलते हैं, इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इट्स बॉडी इनटू एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने शरीर के 2 टुकड़े कर लेगा और हर एक टुकड़े से फिर एक नया इंडिविजुअल बनेगा, जिसका एग्जाम्पल आपने अमीबा एंड पैरामीशियम किया होगा। इसी तरह से आपने बडिंग भी जरूर पढ़ी होगी, जिसको हम हिंदी में मुकुलन बोलते हैं, जो जनरली यीस्ट या हाइड्रा में देखी जाती थी। उसमें क्या होता था कि जो भी पेरेंट सेल है उसकी बॉडी पे कहीं से भी एक छोटी सी बड यानी कि कली डेवलप हो जाती है, जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है और उसके बाद वो अपने आप को पेरेंट सेल से डिटैच कर लेती है और एक नया इंडिविजुअल बना लेती है। और इसके अलावा एक जो मेथड आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, दैट इज एंसिस्टेशन। एंसिस्टेशन क्या होता है कि अगर तो अमीबा को फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है, मतलब कि अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं, उसे अपने हिसाब से एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट सब मिल जाता है, उस टाइम तो वो डेफिनेटली बाइंडरी फ्यूजन की तरफ ही प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर कंडीशंस फेवरेबल ना हो, मतलब उसके मन मुताबिक ना हो, तो उस केस में क्या होगा, जो अमीबा है वो अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा, हटा लेगा, और उस समय वो अपने आसपास एक परत बना लेगा, 3 लेयर वाली एक परत बना लेगा या कवरिंग बना लेगा, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंसिस्टेशन। कि नॉर्मली जैसे आप देखते हो अमीबा की शेप है, उसमें स्यूडोपोडिया होते हैं, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में वो इनको अंदर की तरफ खींच के अपने आसपास एक कवरिंग बना लेगा। दैट कवरिंग और हार्ड कवरिंग इज नोन एज सिस्ट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एंसिस्टेशन। तो ये एंसिस्टेशन वो क्यों कर रहा है, आप ये कह सकते हो कि जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसको सरवाइव करने के लिए या उसका सामना करने के लिए उसने एक तरह से अपने अंदर ये मैकेनिज्म डेवलप किया है। जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशंस फिर से मिल जाएंगी, तो ये जो अमीबा के आसपास की परत है ये हट जाएगी और वो मल्टीपल फ्यूजन से डिवाइड करना शुरू कर देगा और बहुत सारे अमीबा या स्यूडोपोडियोस्पोर्स बनाएगा। मतलब कि उसके आसपास की जो ये वॉल है ये फट जाएगी और जो उसके अंदर के स्पोर्स यानी कि दाने बनेंगे उनको वो अपने आसपास लिबरेट कर देगा, फैला देगा, और उससे जो है नया अमीबा बनेगा। तब हम उस प्रोसेस को कहेंगे स्पोरुलेशन। तो इट मीन्स अगर आपका अमीबा नॉर्मल है, उसे नॉर्मल कंडीशंस मिल रही है, उस टाइम तो वो बाइंडरी फ्यूजन की तरफ प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर कंडीशंस उसको फेवरेबल नहीं मिलती हैं, तो उस केस में वो अपने अंदर सिस्ट बना लेगा और सिस्ट के अंदर ही रहते हुए वो स्पोर्स बनाएगा, और फेवरेबल कंडीशन आते ही वो स्पोर्स जो हैं उसकी वॉल को बस्ट करके बाहर निकल जाएंगे और उनमें से नया अमीबा प्रोड्यूस होगा, उसे हम बोलेंगे स्पोरुलेशन। तो इट मीन्स अमीबा कैन गो towards both the methods that depend upon the conditions, that whether the conditions are favorable or unfavorable. इसके बाद बच्चों बात आती है फंजाई और प्लांट्स जैसे किंगडम की, जिसमें एल्गी आते हैं। तो वो भी जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ूस्पोर्स भी बन सकते हैं, जो कि आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो। ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं। मोटाइल मीन्स जो मूव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं, जैसे कोनिडिया, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आप पेनिसिलियम का केस देखो, जो कि एक फंगस है जिससे एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, तो उसमें भी इस तरह से छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कोनिडिया। तो वो इनके थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकती है। इसी तरह से हाइड्रा में बडिंग होती है, जैसे हमने बात किया, और स्पॉन्ज जो कि
आपका पोरीफेरा में आता है, उसमें छोटे छोटे से जेम्यूल्स बनते हैं जिनके द्वारा वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, जिसको आप हिंदी में कायिक प्रवर्धन बोलते थे या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। सो दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपने ब्रायोफाइलम यानी कि पत्थर चट्टा का एग्जाम्पल किया होगा, आलू के बारे में सुना होगा, प्याज के बारे में सुना होगा। जनरली हम देखते हैं कि अगर हमारे घर बहुत सारे पोटैटो रखे रहे और जिस जगह पे आपने उसको रखा हुआ है अगर वहां पे थोड़ी सी नमी रहती है, छाया रहती है, तो आप देखते हो कि थोड़े दिनों बाद उस पोटैटो के अंदर से छोटे छोटे से ग्रीन कलर के पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या है? तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर इस तरह से छोटी छोटी आईज बन जाती हैं और थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि इन आईज में से ग्रीन कलर के छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। वो एक्चुअली में क्या है? बर्ड्स हैं। मतलब एक तरह से यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता था? एक ऐसा मेथड जिसमें प्लांट सीड्स का इस्तेमाल ना करके अपनी बॉडी के किसी और पार्ट से न्यू प्लांट को जनरेट कर सकता है। तो पोटैटो के अंदर हम इस तरह से आई बर्ड्स देख सकते हैं। और इसी तरह से जो यहाँ पे बच्चों सेकेंड एग्जाम्पल आपका दिया गया है वो है प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रनर्स भी बन सकते हैं, राइजोम भी बन सकते हैं, सक्कर भी बन सकते हैं, ट्यूबर भी बन सकते हैं, ऑफसेट भी बन सकते हैं, बल्ब भी बन सकते हैं। मीन्स अलग अलग प्लांट में आपको अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स देखने को मिलेंगे जिनसे कि ऑफस्प्रिंग बन सकता है। तो वो सारी चीजें, मतलब आप ये कह सकते हो कि सीड को छोड़कर प्लांट के वो सारे पार्ट्स जिनसे एक नया प्लांट जनरेट हो सकता है, उन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। एंड दिस इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 1 मार्क, दैट व्हाट आर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। या ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्ट द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अब आप सोचोगे कि इन सब में डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस बच्चों ये है कि थोड़ा सा मैं आपको लेसन से थोड़ा एक्स्ट्रा बता देती हूँ कि जब हम बच्चों बात करते हैं स्टेम की, तो हमने 11th क्लास में एक टर्म पढ़ी थी स्टेम मॉडिफिकेशन की। जो स्टेम है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है। अब स्टेम जो है आपको पता है, जिसको हम नॉर्मली बेटा तना बोल देते हैं। अब ये जो स्टेम है हम इसको 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहली स्टेम आती है बच्चों अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि वो स्टेम जो मिट्टी के नीचे रहती है। दूसरी होती है एरियल स्टेम। एरियल का मतलब है हवा में रहने वाली, मतलब जो स्टेम हवा में ग्रो करती है। और तीसरी कैटेगरी आती है इसमें सब एरियल स्टेम, यानी कि एक ऐसी स्टेम जिसका कुछ हिस्सा हवा में रहेगा और कुछ हिस्सा मिट्टी में रहेगा। अब ये जो हमने थर्ड टाइप पढ़ी, यानी कि जो सब एरियल स्टेम है, हम इस सब एरियल स्टेम को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हो इसके भी फर्दर 3 टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है स्टोलन, सेकंड आता है इसमें रनर, और थर्ड इसमें आता है ऑफसेट। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? जो स्टोलन है, स्टोलन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सब एरियल स्टेम जिसमें से जो स्टेम है उसका कुछ हिस्सा मिट्टी के नीचे रहेगा, मतलब मिट्टी के नीचे से एक स्टेम निकलेगी और उस स्टेम से फिर एक नया पौधा जनरेट हो सकता है, जैसे कि हम पुदीने के केस में देख सकते हैं। इसी तरीके से जो ऑफसेट है, ऑफसेट जनरली होती है वाटर प्लांट्स में, जैसे कि इकोनी यानी कि वाटर ह्यासिंथ में। तो ऑफसेट में भी क्या होगा? ऑफसेट में भी जो आपका प्लांट है, मतलब उसकी जो स्टेम है, वो कई बार साइड से निकल के पानी के नीचे ही जो है एक नया प्लांट ग्रो कर सकती है। और जो तीसरी कैटेगरी आती है दैट इज द रनर, ये होता है मिट्टी के ऊपर। जो स्टोलन है वो होता था मिट्टी के नीचे, जो ऑफसेट है वो होता था पानी के नीचे, और जो रनर है वो होता है मिट्टी के ऊपर। तीनों में क्या है कि जो मेन स्टेम है वही स्टेम कई बार अलग से एक अपनी ब्रांच निकालती है और उससे भी एक नया प्लांट जनरेट हो सकता है। तो रनर जो है जनरली हम देख सकते हैं घास के केस में। राइजोम, राइजोम क्या होता है बच्चों? राइजोम एक तरह की आप ये कह सकते हो है, तो ये भी एक स्टेम जो थोड़ा सा रूट लाइक स्ट्रक्चर आप उसको कह सकते हो, बट ये होती है एक तरह की स्टेम है जो हमें अदरक में दिखती है। जैसे अदरक जो ग्रो होती है वो भी मिट्टी के नीचे ग्रो होती है, तो वो जो है एक टाइप का राइजोम है। दैट इज अगेन अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसके अलावा सक्कर है।
तो सक्कर जो है इसमें बेटा आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे बनाना में होता है कि जब वर्टिकल स्टेम ग्रो करती है, अंडरग्राउंड होती है जो। इसी तरह से ट्यूबर है, जैसे आलू है, वो भी एक स्टेम है जो मिट्टी के अंदर ग्रो करती है। ऑफसेट जो भी मैंने आपको बताया कि पानी के नीचे ही कई बार एक एक्स्ट्रा स्टेम निकल आती है जिससे नया प्लांट जनरेट हो सकता है। और ये एग्जाम्पल जनरली वाटर प्लांट्स जैसे कि वाटर हियासिंथ में देखा जाता है, बल्ब जैसे कि अनियन में देखा जाता है। तो इट मीन्स जितने भी आपके प्लांट्स हैं जो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, जैसे आपका पोटैटो है, जिंजर है, इनमें जनरली या गार्लिक है, अनियन है, इन सब में जो आप एडिबल पार्ट है, मतलब जिस पार्ट को आप खा रहे हो वो एक्चुअल में एक स्टेम ही होती है। इसी तरह से अगेव है, अगेव भी एक पौधा होता है जिसे रामबाज भी बोला जाता है। इसके ऊपर भी इस तरीके से छोटे छोटे बुलबिल आ जाते हैं, जैसे लहसुन में कलियां होती हैं, और इनसे भी एक नया प्लांट जनरेट हो सकता है। ब्रायोफाइलम आपने सुना होगा, पत्थर चट्टा, इसमें पत्ते के ऊपर से ही और प्लांट ग्रो कर सकते हैं, उसी में जड़ें वगैरह सब आ जाती हैं। और ये वाटर हियासिंथ जिसके बारे में आपको बता रही थी, इसमें भी जो ऑफसेट है ये एक तरह की इसकी सब एरियल स्टेम ही होती है। तो इट मीन्स ये सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं क्योंकि ये सभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए हमें 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही आपका पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इसकी खास बात यही होती है कि इसमें हमें सिर्फ सिंगल पेरेंट चाहिए, हमें गैमीट्स फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में आपने ऐसे भी देखा होगा कि वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेता है, मतलब फ्रैगमेंट्स में तोड़ लेता है, फिर हर एक फ्रैगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसा कि हाइड्रा में आप कह सकते हो, या फिर आपने इसमें एग्जाम्पल सुना होगा तो इसमें आप स्पायरोगायरा आपने नाम सुना होगा, उसका एग्जाम्पल आप इसमें कर सकते हो। अब यहाँ पर बच्चों हमने एक पौधा पढ़ा था वाटर हियासिंथ, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है इकोर्निया क्रेसाइप्स। अब ये जो इकोर्निया क्रेसाइप्स है, इसको बंगाल में नाम दिया गया था टेरर ऑफ बंगाल। टेरर का मतलब होता है खतरा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली आपसे 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, दैट विच प्लांट इज नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल, या व्हाई इकोर्निया इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, या व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ टेरर ऑफ बंगाल। मतलब किसी भी तरीके से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो प्लांट यहाँ पर आप देख रहे हो, जिसको हम वाटर हियासिंथ बोलते हैं, इसी का बायोलॉजिकल नेम है इकोर्निया क्रेसाइप्स, और इसी को टेरर ऑफ बंगाल माना गया था। ये आपने, अगर आप विलेज साइड में या किसी जोड़ की साइड में रहते हो तो आपने डेफिनेटली देखा होगा, जहाँ कहीं भी जोड़ का रुका हुआ पानी होता है उसके ऊपर हरे हरे रंग के पौधे निकल जाते हैं जो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, और धीरे धीरे वो जोड़ का जो पूरा का पूरा ऊपर सरफेस है उसको कवर कर देते हैं। तो वो होते हैं आपके इकोर्निया क्रेसाइप्स। तो ये जो इकोर्निया ऑफ क्रेसाइप्स है, इसको टेरर ऑफ बंगाल का नाम क्यों दिया गया था, मतलब इसको बंगाल का खतरा क्यों माना गया था, क्योंकि ये एक वीड है। वीड का मतलब होता है खरपतवार, मतलब एक ऐसा पौधा जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है और जो हमारे मेन पौधे के सारे न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन ले लेता है और खुद ग्रो कर जाता है। और ये एक इन्वेसिव वीड है। इन्वेसिव का मतलब होता है आक्रमण करने वाली। तो क्या होता है कि नॉर्मली इसको इंडिया में इसलिए लाया गया था क्योंकि इसके जो फूल हैं, जो ब्लूइश कलर के इसमें फूल आते हैं, वो बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं देखने में, और इसके जो पत्ते हैं उनकी शेप्स भी काफी अच्छी होती है जो काफी अट्रैक्टिव लगती है। तो इंडिया में इसको इस वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था कि एक सुंदर सा फूल है, तो जहां कहीं भी पानी होगा वहां पर हम इसको लगा देंगे और ये देखने में अच्छा लगेगा। बट इसका इफेक्ट बिल्कुल उल्टा हुआ। क्या हुआ, ये एक इन्वेसिव वीड बन गया। मतलब ये इतनी जल्दी ग्रो करता था कि जहां कहीं भी इसको डाला जाता था ये फटाफट से ग्रो करके उस पूरे एरिया को कवर कर देता था, पानी का पूरा सरफेस कवर कर लेता था, जिसकी वजह से पानी में से सारी ऑक्सीजन जो है खत्म हो जाती थी। और पूरा का पूरा क्योंकि पानी के सरफेस पे ये प्लांट ग्रो कर जाता था, तो नीचे रहने वाली जो फिशीज हैं उन तक ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती थी, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और इसमें मेनली जो रिप्रोडक्शन था वो वेजिटेटिव था, मतलब ऑफसेट, यानी कि इसमें स्टेम्स बार बार ग्रो कर जाती थी और इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड पे इसमें रिप्रोडक्शन होता था कि थोड़े समय में ही इसने बंगाल की जितनी भी वाटर बॉडीज थी उनको पूरा कवर कर लिया और इसको काबू में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और इसके बारे में हम 13 और 14 लेसन जब हम एनवायरमेंट 12 पढ़ेंगे वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब आप ये देख सकते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन कितना ज्यादा फास्ट रेट पे होता है।
इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे पोटैटो है, शुगर केन है, बनाना, जिंजर, डहलिया। इन सबको जो है मतलब हम इनके एसेक्सुअल पार्ट्स के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करवा के नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। मतलब आपको बार बार बीज लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पोटैटो में मैंने अभी आपको बताया, आप उसकी आइस के द्वारा नया प्लांट ग्रो कर सकते हो। बनाना में भी राइजोम्स मतलब अंडरग्राउंड स्टेम पाई जाती है जिससे वो ग्रो कर सकता है। जिंजर में भी सेम यही केस है। तो इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कुछ प्लांट्स के अंदर नोड्स बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जिंजर है इसमें आपको नोड्स दिखेंगे, तो इन नोड्स से भी ये नए प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। तो जब ये नोड्स मिट्टी के या पानी के संपर्क में आते हैं तो इन्हीं नोड्स में से रूट्स निकल जाती है, मतलब नया प्लांट निकल जाता है। तो मतलब जिंजर पे जहां जहां भी नोड्स होंगे वहां से ये एक नए प्लांट को जनरेट कर सकता है। इसी तरीके से ब्रायोफाइलम की हमने बात की कि उसमें भी छोटी छोटी बर्ड्स निकल आती हैं और उससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो इस चीज का फायदा ये है कि अगर हमें कम समय में ज्यादा प्लांट्स ग्रो करने हैं, मतलब उनको कमर्शियल लेवल पे ग्रो करना है, तो वहां पर हम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जिनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल है, मतलब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म या हल्के फुल्के प्लांट्स हैं उनमें मेन रिप्रोडक्शन का जो मेथड है दैट इज एसेक्सुअल। एल्गी और फंजाई में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये जनरली सेक्सुअल मेथड जो है एडवर्स कंडीशन में जब ये पहुंचते हैं उससे पहले ये सेक्सुअल मेथड करते हैं। अदरवाइज इन सब में एसेक्सुअल मेथड भी होता है, क्योंकि जब इनको एडवर्स कंडीशन मिलती है उस समय ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से जब फेवरेबल कंडीशन ना हो तो एसेक्सुअल मेथड जो है इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहता। तो चाहे कोई मेथड एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, मतलब वो प्लांट्स के अंदर भी होता है, पर वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइम और किस स्टेज पे उस मेथड को ले रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली एनिमल्स की, तो एनिमल्स में एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता, उनमें सिर्फ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है। अगर एक आधा मेथड कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एनिमल्स में पाया भी जाएगा तो वो पूरी बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आपने रीजनरेशन का नाम सुना होगा, जिसको हिंदी में पुनरुद्भवन कहते थे, जो लिजर्ड में होता था, बट उससे कभी भी पूरी लिजर्ड नहीं बनेगी, सिर्फ उसका टेल एरिया बनेगा। तो अगर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाना है तो एनिमल्स को सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो बच्चों, आज की जो हमने वीडियो पढ़ी है उसमें आपके क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसमें आपका सिंपल क्वेश्चन बन सकता है बाइंडरी फ्यूजन क्या होता है, एग्जांपल दो, बडिंग क्या होता है, एंसिस्टेशन क्या होता है या इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, स्पोरुलेशन क्या होता है। उसके बाद जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं कि डिफरेंट प्लांट्स के अंदर कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बनते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की डेफिनेशन क्या है, इन सब में क्या डिफरेंस है। एंड उसके बाद जो आपका फ्रेगमेंटेशन है, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, व्हाट इज एग्जांपल, विच प्लांट इज नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल एंड व्हाई। उसके अलावा ब्रायोफाइलम जो है या बनाना है, मतलब किस में आपका कौन सा एसेक्सुअल पार्ट बनता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में से कौन सी कंडीशन में एसेक्सुअल होगा, कौन सा सेक्सुअल होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप इस टॉपिक में से बना सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन मैसेज और कमेंट मी।